नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल जो उसमें जो वैकेंसी निकली हुई है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो पाणिनि शिक्षा अर्थात जो भाषा विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है और DT+ भी का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर 170+ जो क्वेश्चन है उनको करने वाले। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और वीडियो भी लंबी हो सकती है। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया, संस्कृत भाषा है महान व्याकरण है आसीत। संस्कृत भाषा के जो महान व्याकरण जो है इनमें से किन्हें माना गया है? महर्षि पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, कालिदास या फिर माघ है। तो व्याकरण के लिए आपको पता ही है, महर्षि पाणिनि मुनि जो इनको जाना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अब महर्षि पाणिनि जैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनके बारे में पूछ ले जाए। तो महर्षि पाणिनि जो इनका जो समय है ये ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और इनका जो जन्म है सालातुर गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान के लाहौर में है। और इनकी जो मृत्यु है ये त्रयोदशी तिथि को हुई थी। और इनके ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इसमें अष्टाध्यायी, लिंग अनुशासनम और जाम्बवती विजय आ जाते हैं, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं इनकी जो पाणिनि है। और इनके जो जीवन काल की अगर बात करें तो 520 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु हैं इनका नाम उपवर्ष, पिता का नाम पणीण और माता का नाम था दाक्षी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि विरचितवान ऋतु संहार, अष्टाध्यायी, मेघदूत या फिर रचना कौमुदी। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो अष्टाध्यायी है ये इनके द्वारा रचित है, अष्टाध्यायी, लिंग अनुशासनम, जाम्बवती विजय। क्योंकि ऋतु संहार, मेघदूत जो है ये महर्षि कालिदास जो उनकी है। इसके बाद आ जाता है पाणिनि गुरु आसीत। घनानंद, गोरखनाथ हैं, शेखर या फिर उपवर्ष हैं। तो जैसे कि अभी हमने इनके गुरु के बात की, तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो इनका नाम था उपवर्ष। और पणिनि माता, इनकी माता रमा, राधा, देवकी या फिर दाक्षी। तो कौन है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है, तो दाक्षी। और पिता पणिन, तो ये ऐसे हो जाएगा बस प अणी और ना पणीन। तो पाणिनि, पणीन ऐसे आप याद रख सकते हैं, पणीन है इनके पिता। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु आचार्येषु वार्तिककारः आसीत्। अब इनमें से वार्तिककार कौन है? कात्यायन, कालिदास, भास या फिर विशाखदत्त है। तो वार्तिक किनके? जैसे महर्षि पाणिनि जो है इन्होंने सूत्र लिखे थे अष्टाध्यायी, तो ऐसे ही फिर अष्टाध्यायी जो उस पर ये वार्तिक लिखे गए, जो उसमें कुछ सूत्र की कमी थी वो फिर वार्तिक ने पूरी की थी। तो किनके हैं ये? जो ऑप्शन ए में है, ये जो कात्यायन जो है इनके है वार्तिक। उसके बाद है पुनः वसु इति कस्य अपरम नाम आसीत्। पुनः वसु जो ये नाम मतलब दूसरा नाम था, या जैसे एक व्यक्ति होता है उसके दो दो नाम होते हैं। तो ये शूद्रक है, कालिदास, कात्यायनस्य या फिर भासस्य है। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये कात्यायन है। नेक्स्ट आ जाता है कथा श्री सागर वृत्त कथा मंजरी और कात्यायनस्य अपरम नाम आसीत्। ये जो काव्य है कथा श्री सागर, वृत्त कथा मंजरी और कात्यायन, जो है इनका अपर नाम क्या था? सूरतधर, नागपाल, कृति या फिर गंगाधर। और इनका जो अन्य नाम है ये सूरतधर है, कथा श्री सागर, वृत्त कथा मंजरी के अनुसार। इसके बाद आ जाता है प्रतिसाख्या ग्रंथ से रचनाकार है आसीत्। ज्ञानचंद्र है, वररुचि, कात्यायन है, कालिदास है या फिर भास है। प्रतिसाख्या ग्रंथ के रचनाकार, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये वररुचि अर्थात कात्यायन है।
इसके बाद है पुष्यमित्र शुंगस्य समकालीन आसीत, पतंजलि पाणिनि व रुचि या फिर भाष्य है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये में से पतंजलि है। उसके बाद है महाभाष्य, जो ग्रंथ है, ग्रंथस्य रचना कह कृतवान, महाभाष्य के रचयिता कालिदास, पतंजलि, कात्यायन या महर्षि पाणिनि। तो महाभाष्य किनका है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, तो योग शास्त्र और महाभाष्य तो महर्षि पतंजलि का है। उसके बाद है योग शास्त्र में विरचितवान, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या फिर भाष्य है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये महर्षि पतंजलि है। इसके बाद है नीतिकार रूपे इतिहास प्रसिद्धमस्ति, अब नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है राजशेखर, भास, भर्तृहरि या फिर महर्षि कालिदास हैं। और नीतिकार या फिर शतक त्रय भी आप कह सकते हैं, तो महर्षि भर्तृहरि, क्योंकि 3 शतक इन्होंने लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्म जो है ये भी इनके द्वारा ही रचित है। उसके बाद है शतक त्रय से रचनाकार है काशित, भर्तृहरि, भास, पाणिनि या फिर कात्यायन है। अब यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला हो जाएगा, तो ये भी महर्षि भर्तृहरि है। उसके बाद आता है जो भर्तृहरि हैं, इनके जो गुरु हैं, इनका गुरु का नाम क्या था, श्रीनाथ है, बालीनाथ है, गोरखनाथ है या फिर दीनानाथ है। तो भर्तृहरि के गुरु कौन थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो आए हैं, तो ये थे गोरखनाथ। उसके बाद है विक्रमादित्य उपाधि का धार्य थे, विक्रमादित्य इस उपाधि से अलंकृत किए गए थे। तो पाणिनि, भर्तृहरि, कालिदास या फिर भाष्य है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये महर्षि भर्तृहरि है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है वाक्य पद्यम से, इति व्याकरण ग्रंथ से रचनाकार आसीत, तो इसके रचनाकार इनमें से कौन है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, अर्थात भर्तृहरि। इसके बाद है काशिकावृत्ति, इसके रचनाकार कौन है, वामन, आदित्य, कालिदास, भास या शूद्रकस्य, किनकी है ये, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये जो वामन, आदित्य जो है इनकी रचना है ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो भट्टोजी दीक्षित है, जन्म कस्य शताब्दी में हुआ था, इनका जन्म हुआ था 27वीं शताब्दी में, 30, 28 या फिर 29वीं शताब्दी में, भट्टोजी दीक्षित का। और इनका जो जन्म है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है 27वीं शताब्दी में। उसके बाद आ जाता है सिद्धांत कौमुदी, इस ग्रंथ के रचनाकार जो इनमें से कौन है, वामन, भट्टोजी दीक्षित, मम्मट या फिर महर्षि भाष्य है। तो इसका जो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो सिद्धांत कौमुदी, जैसे वरदराज दीक्षित है उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी थी, तो ऐसे ही सिद्धांत कौमुदी ये भट्टोजी दीक्षित की है। उसके बाद भट्टोजी दीक्षित विरचितम अस्ति, अष्टाध्यायी, मेघदूत, योगसूत्रम या फिर प्रौढ़ मनोरमा, और कौन सी है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, तो ये प्रौढ़ मनोरमा है। उसके बाद है संस्कृत से नव्य व्याकरणेषु सर्वश्रेष्ठ अस्ति, तो नव्य व्याकरणेषु कात्यायन, नागेश्वर, पतंजलि या फिर महर्षि पाणिनि है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये जान जाते हैं नागेश भट्ट। उसके बाद है नागेश भट्ट से पितुः नाम आसीत, इनके जो पिता है इनका नाम शिव भट्ट है, नाग भट्ट है, अरुण भट्ट है या फिर राम भट्ट है। नागेश भट्ट से पितुः नाम आसीत, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये था शिव भट्ट है। उसके बाद है नागेश भट्ट से आश्रयदाता आसीत, नागेश भट्ट जो इनके आश्रयदाता थे, अर्जुन सिंह, राम सिंह, शेर सिंह या फिर श्याम सिंह हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थे राम सिंह। नेक्स्ट आ जाता है रासमंजरी, रासमंजरी टीका केन विरचितम, मम्मट आचार्य, कालिदास हैं, पतंजलि या फिर नागेश भट्ट हैं। कौन सी, रासमंजरी टीका, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से, तो ये नागेश भट्ट है, नागेश भट्ट की है। उसके बाद है प्रदीप नामकम टीका केन विरचितम, प्रदीप नाम टीका जो है ये लिखी गई है कायट, कात्यायन, भास या महर्षि कालिदास के द्वारा। अब यहाँ पर भी हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये कायट है। उसके बाद है कायट से पितुः नाम, ये माता पिता का नाम जो है एक न एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है। तो कायट के पिता जो है इनमें से कौन थे, रुद्र भट्ट हैं, जैमिनी ही
जाट उपाध्याय या फिर राजशेखर है। अब यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, जाट उपाध्याय है। कैसे आप याद रख सकते हैं, जायट कैयट, ऐसे याद रख सकते हैं। जायट इसमें जायट, इसमें कई यट, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है उधर पोषणाएं। कैयट किम कृतवान, पाठ रचना, कविता, शारीरिक श्रम या फिर पद्य रचना। तो मतलब अपने पेट भरने के लिए, पालन पोषण के लिए इनके द्वारा किया गया था। और क्या काम किया था इन्होंने, शारीरिक श्रम। उसके बाद है कैयट प्रदीपस्य रचना को तर्ककृतवान, कासिम, कश्मीर, पाटलिपुत्रम या फिर तक्षशिलायम। तो इन कैयट ने जो प्रदीप इसकी रचना की थी, और इनके द्वारा जो रचना की गई है ये काशी में की गई है। उसके बाद वैदिक काल से अंतिम चरण संस्कृत व्याकरण से रचिता अभवत्। वैदिक काल में वैदिक काल जो अंतिम चरण में संस्कृत व्याकरण के रचिता हुए हैं, शाक्ययन, पाणिनि, पतंजलि या फिर कात्यायन। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये शाक्ययन है। इसके बाद आ जाता है संस्कृत से मध्यकालीन कोशकारीषु का प्रसिद्ध है। मम्मट आचार्य है, पतंजलि, हेमचंद्र सूरि या महर्षि पाणिनि। तो मध्यकालीन कोशकारीषु का प्रसिद्ध है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात हेमचंद्र सूरि। उसके बाद आ जाता है समस्त गुज्जर भूमि अहिंसाकृत कह कृतवान। समस्त गुज्जर भूमि अहिंसाकृत कह कृतवान, आचार्य हेमचंद्र सूरि, कालिदास हैं, मम्मट आचार्य हैं या फिर पतंजलि ही। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये आचार्य हेमचंद्र सूरि है। उसके बाद आ जाता है सर्वजन हिताय एवं सर्व उपदेशाय। पृथ्वी का अवतरित हुआ था। सर्वजन हिताय सर्व उपदेशाय, और कालिदास हैं, मम्मट आचार्य, हेमचंद्र या फिर महर्षि पतंजलि। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो यह है आचार्य हेमचंद्र है। उसके बाद है सारस्वत व्याकरण कर है आसित, नागेश भट्ट, कैयट, स्वरूप आचार्य अनुभूति या वामन है। सारस्वत व्याकरण कार है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो यह स्वरूप आचार्य अनुभूति। उसके बाद है सारस्वतस्य ऊपरी कस्य प्राचीनतम टीका प्राप्यते। सारस्वतस्य ऊपरी क्षेमेंद्रस्य, शेखरस्य, भासस्य या फिर महर्षि कालिदासस्य। तो सारस्वतस्य ऊपरी कस्य प्राचीनतम टीका प्राप्यते, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ये आचार्य क्षेमेंद्र की है। उसके बाद है सारस्वत व्याकरण से ऊपरी कति टीका ग्रंथ निर्मिता। सारस्वत व्याकरण के ऊपर कितनी टीकाओं मतलब ग्रंथों का निर्माण करते हैं, 18, 15, 10 या फिर 12 टीकाओं का। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये 18 टीका है। उसके बाद है सारस्वत प्रक्रिया इति ग्रंथ से निर्माण कदा हुआ था, 1500, 500, 300 या 1800 ईस्वी के लगभग, समुद्र के लगभग। तो सारस्वत प्रक्रिया इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है कब, संवत 300 के लगभग। उसके बाद है पाणिनि शिक्षा एवं वर्ण नाम संख्या वर्तते। महर्षि पाणिनि की शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी है, और इसमें जो संख्या है तो ये 63 अथवा 64 मानी गई है। उसके बाद है पाणिनि शिक्षा में स्वर नाम संख्या। महर्षि पाणिनि की शिक्षा में स्वर जो है इनकी संख्या कितनी है, और इसमें जो संख्या है ये 21 अथवा 22 मानी गई है। उसके बाद है स्पर्श व्यंजन नाम संख्या वर्तते, 21, 25, 15 या फिर 12, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो का से लेकर मा तक कितने हैं, 25। उसके बाद आ जाता है यण वर्ण भवन्ति। यण चतवार है, पंच, षट या फिर सप्त, यार अलावा कितने हैं ये, जो ऑप्शन ए में है, अर्थात 4 अंतस्थमन जो है। इसके बाद है वर्ण नाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान त्रयो, सप्त, पंच या फिर अष्टस्थानानि कितने हैं उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान कितने हैं, तो ये 8 हैं। उसके बाद है कंठ तालव्य वर्ण सन्ति। कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जैसे अकुह विसर्जन कंठ, इचियोसा नाम तालु, ऋतुर्सा नाम मूर्धा, लरितुर्सा नाम दंता, और उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, एदयितौ कंठतालु, ओदयितौ कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, जीवमाल से जीवमूलम। तो इस प्रकार के ये सूत्र हैं, और फिर इनमें उच्चारण स्थान इनके आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंठ और तालु जो है इसका बताना था आपने यहाँ पर, और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला, ए आई। तो इनका उच्चारण हमारे कंठ और तालु के द्वारा
होता है। एदयितौ कर्तालु, ए ऐ। उसके बाद है ऊष्म वर्ण वर्तते, हल याण सल या या। ऊष्म वर्ण होते हैं, कौन से होते हैं? ये जो सल है स स स ह, तो ये है ऊष्म वर्ण। उसके बाद है कंठ ओष्ठ वर्ण संति, हमारे कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं कौन से हैं? उपपद्यमानम ओष्ठौ, ओ आओ। ओदयितौ कंठ ओष्ठम, तो यह है ओदयितौ कंठ ओष्ठम, जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर मूर्धा, मूर्ध स्थानीय वर्ण, ऋतुषानाम मूर्धा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, रे और जो त्वरक है, तो इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? जो मूर्धा है इससे, और र और सा। उसके बाद अनुस्वार यम गणम, उच्चारण स्थानम उच्यते, मुख, नासिका, दंत या फिर तालु। यम गणनाम नासिका, तो उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? जो हमारी नाक है, नासिका से होता है। संख्या इनकी 5 होती है। जो वर्ण के जो लास्ट के अक्षर है य, म, ग, अण, न, तो ये 5 है। उसके बाद है पाठ का गुण कति विधम संति, सप्त, पंच, षड या फिर 10, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये षड है। उसके बाद है यन वर्ण कथ्यन्ते, अंतस्था, उसम, सल या फिर स्पर्श, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये अंतस्थ है, यारा लवा। उसके बाद दाक्षी पुत्र का, पाणिनि, पतंजलि, भास या फिर कात्यायन, तो दाक्षी पुत्र हमने जैसे कि पढ़ा था, दाक्षी माता थी यहाँ पर, और किनकी थी? तो जो महर्षि पाणिनि है, पाणिनि इनके पिता। उसके बाद है वेदस्य पादौ कथ्यते, तो ये जो वेद के अंग है शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, तो इसमें से है, तो छंद है पादौ तो वेदस्य है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला। और हस्त कहे गए हैं वेद के, तो वेद पुरुष के, तो ये कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, कल्प हस्त। ज्योतिष ये माने गए हैं, ज्योतिष की उत्पत्ति घ्राण, श्रवण, छंद या चक्षु, और इसका संबंध है ऑप्शन सी, चक्षु से। और उसके बाद है निरुक्त, निरुक्त की उत्पत्ति, और इसका संबंध है ऑप्शन ए, श्रोत्र से। और घ्राण, निरुक्त, कल्प, शिक्षा या ज्योतिष, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी, शिक्षा से। और व्याकरण, मुख, पादव, हस्त या घ्राण, और इसका संबंध है मुख से। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे आप व्याकरण करते हैं तो बोल बोल कर आप लिखते हैं, तो व्याकरण मुख, मुख से बोलना। उसके बाद आ जाता है चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै नमः, कात्यायने, पाणिने, भासाने या फिर कालिदासस्य, और इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें यहाँ पर क्या आएगा? और जो ऑप्शन बी में दिया गया अर्थात महर्षि पाणिनि। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है व्यक्तवाची वर्ण येषां त इमे व्यक्तवाच्य है, भाषाएं विषय इति का कथ्यते, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, क्रौच या फिर गार्डिनर है। व्यक्तवाची वर्ण येषां त इमे व्यक्तवाच्य है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो किनकी है? महर्षि पतंजलि, जहाँ उनकी है। इसके बाद आ जाता है ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचाराणाम प्रकटनम एवं भाषा, भाषाएं विषय इति का कथ्यते, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, वेदेंद्र, प्लेटो या स्वीट है। ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारणम प्रकटनम एवं भाषा, भाषाया विषय इति का कथ्यते, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है अर्थात स्वीट है। उसके बाद है विचार व्यक्ति येषां व्यक्तानां तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतानां व्यवहारः क्रियते तान् भाषा इति कथयन्ति, भाषाएं विषय इति का कथ्यते, ब्लॉक है, ट्रेगर है, गार्डन है या डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, तो ये गार्डन जो है उनकी है कथन। इसके बाद है भाषा, भाषां तां स्पष्टतया संमितां सुगठितां ध्वनि कथयन्ति या अभिव्यंजनाय हेतु न निर्धारित, भाषाई विषय इति का कथ्यते, तो यहाँ पर भी कथन है, तो क्रोचे, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, स्वीट या फिर वेंद्रजन है।
और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये क्रोचे जो है इनकी है। इसके बाद है संप्रति संसारे अस्मिन् कति भाषा प्रचलन्ति, 30 सहस्र द्वि सहस्र या 5 सहस्र। तो कितनी भाषाएं इसमें संसार में चली हुई हैं, और यहाँ पर है ऑप्शन ए अर्थात 3 त्रिसहस्र 3000। उसके बाद है भाषा विद्वद्भिः सर्वासां भाषाणां कतिधा वर्गीकरणं कृतमस्ति। तो भाषा विद्वान जन के द्वारा कितने प्रकार की भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 2 3 5 या फिर सप्ताह। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला, तो ये 2 भाग में बांटा गया है। उसके बाद है आकृति मूलक वर्गीकरण क वर्गीकरण स्वीकृतम, आकृति मूलक वर्गीकरण में कम वर्गीकरण स्वीकृतम। तो इसमें रचनात्मक, गुणात्मक, तथ्यात्मक या फिर रूपात्मक, तो कौन सा है ये। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये रूपात्मक है। और ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण जो है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, अयोगात्मिक भाषा और योगात्मिक भाषा के रूप में। फिर आगे योगात्मिक जो भाषा है इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, अश्लिष्ट, सलिष्ट और प्रश्लिष्ट के रूप में। और भाषाओं का जो वर्गीकरण है जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन किया 2 थे इसमें, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण के रूप में। इसके बाद है योगात्मिक भाषा संसर्गे कतिविधा उपवर्गाः सन्ति, पंच द्वि त्रि या चतुर्थः। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी त्रिविधः। उसके बाद भाषायाति वैज्ञानिक वर्गीकरणम अस्ति, पारिवारिकम, आकृति मूलकम, यूरोपियम या भारतीयम। भाषाया अति वैज्ञानिक वर्गीकरणम अस्ति, कौन सा, जो ऑप्शन ए में है, तो ये पारिवारिकम है। उसके बाद डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय अनुसार कति भाषा परिवाराः सन्ति। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय के अनुसार 15, 12, 18 या फिर 16। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये 18 अर्थात 18 है। उसके बाद निःश्वास है वायुम यत्र अवरुद्धम क्रियते तत्कथ्यते, स्थानम श्वासम वायुम या फिर कंठम। और जो ऑप्शन ए में है, तो ये कौन सा है, स्थान है। इसके बाद है अकुह विसर्जनम, उच्चारण स्थान है यहाँ पर, ये तालु, मुर्दा, कंठ या फिर दंत। अकुह विसर्जनम क्या होता है, तो ये होता है कंठ। इच्युएसानाम क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान है इच्युएसानाम तालु। और ऋतुषानाम क्या होता है, ऋतुषानाम मूर्धा। ललितुलसानाम क्या होता है, ललितुलसानाम दंताः। इनका उच्चारण जो है ये दांत से होता है। उसके बाद है उपपद्यमान वर्णनम उच्चारण स्थानम भवति। तो उपपद्यमान जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है, और उपपद्यमान नाम ओष्ठम, उ और जो पूरक है इनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। उसके बाद है यम गणना नाम, ये है नासिका। ये जो 5 हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारी नाक के द्वारा। इसके बाद है ए दैतौ वर्ण्योच्चारण स्थानम भवति। ए दैतौ इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, तो इनका उच्चारण स्थान होगा ए दैतौ कंठ तालु। तो कंठ तालु जो है इनसे इनका उच्चारण यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है अदैतौ, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है। यहाँ पर आपके उच्चारण स्थान भी जो है याद हो जाएंगे, तो इनका उच्चारण हमारे कंठ और ओष्ठ के द्वारा होता है। उसके बाद है व का उच्चारण स्थान किससे होता है, वकारस्य दंतोष्ठम, तो क्या है दांत और ओष्ठ के द्वारा। उसके बाद आ जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। अब जो यहाँ पर जो अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, प्रयत्न कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है कितने होते हैं, 10, 60, 5 या फिर सप्तभेद। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, स्पर्श, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृत, तो ये होते हैं। इसके बाद आ जाता है
बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न हमने पढ़ लिया 5 है। अब बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो इनकी संख्या कितनी है? तो ये 11 होती है इनकी संख्या। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और कौन कौन से होते हैं बाह्य प्रयत्न? विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, सवरित, ये 11 होते हैं। विवार, खर, श्वास और अघोष, इसमें खप चटट चटो, मतलब इसमें ख फ छ ठ च ट त क प स खर वाणी आते हैं इसमें। उसके बाद है अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु, स्वर तंत्रिम च किम कथ्यते? कर्ण, सवरित, अनुदात या फिर उदात। अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु, स्वर तंत्रिम च किम कथ्यते। और इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो ये कर्ण है। इसके बाद उच्चारण अव्यवहा किमपि कथ्यन्ते। उच्चारण यंत्राणि ध्वनि श्रवण या मुख यंत्राणि। तो उच्चारण अव्यवहा किम अपि कथ्यन्ते, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो यह ध्वनि यंत्र। इसके बाद है स्थान प्रयत्न करने एवं मानव कस्य यंत्र से निर्मित संभवति। स्थान प्रयत्न और करने एवं वाक, ध्वनि, अर्थ या श्वास यंत्र, और इसमें देखें तो ऑप्शन है वाला, तो ये वाक यंत्र है। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन से कारणम अस्ति। अभ्यंतर, मुख, लेखन या क्षिप्र भाषण। ध्वनि परिवर्तन का कारण कौन सा माना गया है? और इसका कारण है अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। उसके बाद है ध्वनि परिवर्तन से अभ्यंतर कारणानि कति सन्ति। अभ्यंतर कितने कारण हैं? और जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ पर इसमें ध्वनि परिवर्तन के जो अभ्यंतर कारण हैं, तो ये 7 जो है यहाँ पर माने गए हैं। और ये जो 7 कारण कौन कौन से, जिसमें मुख सूक्ष्म आ जाता है, और शब्दानाम दीर्घत्वम, स्थिर कारणात् ध्वनि नाम स्वीक्रिया शक्ति ही, क्षिप्र भाषणम, और अशिक्षा अथवा ज्ञानम, अनुकरण से अपूर्णता, और यदृच्छा शब्द। तो ये अभ्यंतर कारण है 7। इसके बाद है ध्वनि परिवर्तन से बाह्य कारणानि कति सन्ति। अब जो यहाँ पर जो इसके बाह्य कारण है, ये कौन कितने हैं? और बाह्य कारण जो है यहाँ पर ये 5 हैं, तो ऑप्शन है ए वाला। इसमें भौगोलिक प्रभाव, लेखन का प्रभाव, कालस्य प्रभाव, सादृश्यम, आत्मदर्शनम, तो ये वाले हैं। तो इस प्रकार से है, हो सकता है कुछ कैंडिडेट इसमें अभ्यंतर में 5, बाह्य में 11 या 8, 9 इस प्रकार से करके आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ध्वनि परिवर्तन के अभ्यंतर कारण ये 7 है और बाह्य 5 है। भौगोलिक प्रभाव, लेखन का प्रभाव, काल का प्रभाव, सादृश्यम और आत्मदर्शनम। इसके बाद है ध्वनि नियम में से सर्वाधिकम प्रसिद्धम उदाहरणम अस्ति। ध्वनि नियम का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो यहाँ पर उदाहरण है, इनमें से ये कौन सा है? तो इसमें ग्रासमान नियम है, ग्रिम नियम है, वर्नर नियम है, या फिर जात दर्शन नियम है। तो इसमें कौन सा है ये? और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है ये? जो ग्रिम नियम है। उसके बाद आ जाता है ग्रिम नियम अनुसार पूर्व जर्मनिक ग कारस्य उच्च जर्मनी रूपम अस्ति। तो यहाँ पर जो ग्रिम नियम है उसके अनुसार, तो पूर्व जर्मनी में अगर गा है तो उच्च जर्मनी में इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो का जाए बनेगा। तो इसमें जो एक जैसे त्रिभुज होती है, इसके आकार का एक डायग्राम बनता है इसमें। तो जैसे खा है, यहाँ पर खा हो गया, था हो गया, फा हो गया, और इनका आगे जो परिवर्तन है इससे अगले वाला हो जाता है नेक्स्ट वन। गा हो जाएगा, था के बाद क्या आता है द, बा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या है इनका, इससे आगे प्रथम वन हो जाएगा का है, और ये क्या है ता है, और पा है। तो इस प्रकार से हो जाता है का, खा, ता, था, पा, फा। फिर इनसे अगला अक्षर ख, ग, थ, द, फ, भ।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें चलता है। इसके बाद है ग्रीम नियम के अनुसार भारतीय गारस्य परिवर्तन जर्मन रूपम अस्ति। तो इसका परिवर्तन ग्रीम नियम के अनुसार क व ख या भा में, और इसमें कौन सा परिवर्तन होगा यहाँ पर, और जो ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो का जो है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे का जो वर्ण है उसका पहले में परिवर्तन होना। उसके बाद ग्रीम नियम के अनुसार मूल भारोपीय बकारस्य परिवर्तित जर्मन रूपम अस्ति। तो इसका जो जर्मन रूप कौन सा है, और इसका जो रूप यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन ए में है, तो ये पा इसका बनेगा। ग्रासमान मत दधामी, इसका मूल रूप कौन सा बनेगा, तो किसमें, ग्रासमान के मत में, तो द त थ द, और इसका कौन सा बनेगा, इसका जो है यहाँ पर ध हो जाएगा इसको भी, तो दधामी जाय बनता है। उसके बाद है ग्रासमान मते बभार इत्यस्य मूल रूपम किमासीत। तो बभार का मूल रूप कौन सा होगा, इसका रहेगा जो इसमें ऑप्शन में है, तो यहाँ पर भी ग्रासमान जो है इसके मत के अनुसार जो बा है इसमें जो भा है ये हो जाता है, तो भवार जय हो जाएगा। उसके बाद है ग्रासमान जो नियम है, नियमेन बभू अस्य परिवर्तन अस्ति। तो इस बभू जो है इसका परिवर्तन होगा, किस में होगा, अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, तो ये भी ब को ब, तीसरा मात्रा ब भा, तो बभू जय हो जाएगा। उसके बाद वर्ण नियम के अनुसार पा का पाकिस्तान में क्या होगा, और किन के वर्ण जो नियम है उसके अनुसार, और इनका जो नियम है इसमें देखें तो इसमें कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, प फ बा, तो बा जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा ग्रंथे अरब विकासस्य विवेचनम का व्यदता ग्रीम ब्रेयल ग्रासमैन या फिर वर्नर महोदय है, और इसमें देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ब्रेयल महोदय है। उसके बाद ब्रेयल महोदय अर्थ विकासस्य कति वृत्तेः प्रतिपादितः वृत्तिद्वयं वृत्तिमेकं वृत्तित्रयं या वृत्तिषड्। ब्रेल महोदय अर्थ विकासस्य है, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये वृत्तित्रयम्। उसके बाद आ जाता है यत्र शब्द है स्वयं यौगिकार्थम प्रत्यज्य कस्मिंश्चित् विशिष्टार्थे प्रयुज्यते तत् का प्रक्रिया स्वीक्रियन्ते, अर्थ संकोच प्रक्रिया, अर्थ विस्तार या संकोच। यत्र शब्द है स्वयं यौगिकार्थम प्रत्यज्य कस्मिंश्चित् विशिष्टार्थे प्रयुज्यते, तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा ए वाला, तो यह है अर्थ संकोच की प्रक्रिया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और यत्र शब्द है स्वार्थम परित्यज्य अर्थ अंतरम संक्रम्यते तदा प्रक्रिया स्वीक्रियते, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थ विस्तार या फिर अर्थ प्रकृति की, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पर, तो ये अर्थ आदेश है। उसके बाद ऐसा आ जाता है भाषा के समवाहिका अस्ति विचारणाम अर्थनाम प्रकाराणाम या फिर कारकानाम, और इसमें है ऑप्शन ए, तो ये विचारों की है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर साम्प्रतम महात्मा गांधी प्रभावेन अहिंसा क्रांति हिंसक या फिर क्रांति ही। तो महात्मा गांधी जो है इनके प्रभाव के अनुसार, और इसमें देखें तो हमारा जो सेंसर ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये अहिंसक क्रांति के लिए है, अहिंसा के लिए जान जाता है महात्मा गांधी को। उसके बाद है क्रिया कारक आदि युक्त मद समूह कथ्यते लक्षणम वाक्यम क्रिया या फिर कारक, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है वाक्य। और वाक्य की बात करें तो इनको आगे फिर 5 जो प्रकार है उसमें बांट दिया गया था वाक्य को, जिसमें आकृतिक मूलक वाक्य हो गए, रचना मूलक हो गए, अर्थमूलक वाक्य हो गए, शैली मूलक हो गए, क्रिया मूलक हो गए,
तो इस प्रकार से इनको बांट दिया गया था 5 भागों में। इसके बाद है भाष्यकारेण पतंजलि वाक्यम परिभाष्यता कति लक्षणम अभिहितम षड पंच सप्त या 10 लक्षणम। तो भाष्यकारेण महर्षि पतंजलि वाक्यम परिभाष्यता कति लक्षणम अभिहितम, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये पंच लक्षणम, मतलब जो हमने अभी पढ़े 5 लक्षण। उसके बाद है अर्थ एकत्वाद एकम वाक्यम सकांक्षम वेद है इति कस्य उक्तिः जैमिनी पतंजलि कात्यायनी महर्षि पाणिनि, और इसका जो इसमें ऑप्शन आएगा ए से, तो ये जैमिनी की है। उसके बाद आ जाता है पद समूह वाक्यम अर्थ संपत्तो वाक्य परिभाषा प्रसंगेति कस्य उक्तिः कात्यायन पाणिनि वात्स्यायन या फिर महर्षि पतंजलि ही। पद समूह वाक्यम अर्थ संपत्तो वाक्य परिभाषा प्रसंगेति कस्य उक्तिः, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये वात्स्यायन की है। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा वाक्यम स्यात् आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदोच्य है। तो हमने कल जो वाक्य का क्वेश्चन किया था इसमें आकांक्षा योग्यता सनिधि का होना जरूरी है। तो ये उक्ति है यहाँ पर वात्स्यायन जैमिनी आचार्य विश्वनाथ या पतंजलि की, और इसका जो संबंध है किसे, महर्षि विश्वनाथ से। उसके बाद है आकृति मूलकानि वाक्यानि कति विधानि सन्ति। आकृति मूलक जो वाक्य है ये सप्त षड पंच या चतुर्विधानी कितने प्रकार के हैं, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो चतुर्विधानी अर्थात 4 प्रकार के हैं, जिसमें आयोगात्मक वाक्य जिसमें चीनी भाषा आ जाती है, और श्लिष्ट योगात्मक वाक्य जिसमें संस्कृत भाषा आ जाती है, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य जिसमें तुर्की भाषा आ जाती है जिसे अब तुर्की कहा जाता है, परश्लिष्ट योगात्मक वाक्य जिसमें गुजराती भाषा आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा वाक्य रचना मूलकानि वाक्यानि कति विधानि सन्ति। तो ये क्या है, रचना मूलक वाक्य है 10 पंच त्रि या षड विधानी। तो रचना मूलक वाक्य कितने प्रकार के हैं, और इसमें जो आंसर ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये त्रिविधानी अर्थात 3 प्रकार के हैं, जिसमें सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आ जाते हैं। सरल संयुक्त मिश्र जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे तो वही है ये सरल संयुक्त मिश्र, सामान्य मिश्र संयुक्त कर दिया गया बस इसमें, और बात एक ही है। उसके बाद है अर्थ भेदन भाव भेदन वाक्यमूलकानि वाक्यानि, जैसे रचना के आधार पर आपने हिंदी में पढ़े होंगे, और ये अर्थ के आधार पर है, तो बात एक ही है, चाहे इसमें ये संस्कृत में है उसमें हिंदी में है। तो रचना मूलक ये 3 थे, और अर्थ वेदन से कितने हैं, फिर से अर्थ ऐसे 8। ऐसे आप याद रख सकते हैं, वैसे नहीं अगर आपके याद रहते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 वेद है, रचना के आधार पर 3 होते हैं। अब अर्थ के आधार पर 8 कौन कौन से होते हैं, जैसे विधि वाक्य है, निषेध है, प्रश्न है, अनुज्ञा वाक्य है, संदेह वाक्य है, इच्छार्थक है, संकेतार्थक है, और विस्मयार्थक है। विस्मयार्थक बोधक जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। इसके बाद है शिथिल समीकृता वर्तक भेदेन शैली मूलकानि वाक्यानि कति विधानि सन्ति। द्वि पंच षड या त्रिविधानी, और इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला। तो ये त्रिविधानी 3 प्रकार के हैं। उसके बाद है सर्वेषु भाषा परिवारेषु कस्य सर्व अतिशय महत्वम् अस्ति। सभी भाषा परिवारों में किसकी अत्यधिक महत्ता है, भारोपीय भाषा की, संस्कृत, हिंदी या उर्दू भाषा परिवार की, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला। तो ये भारोपीय भाषा परिवार की है। ये जो भारोपीय जो भाषा परिवार है इसको 2 भागों में बांटा गया था, केंटुम वर्ग में और शतम वर्ग में। जो केंटुम वर्ग है इसमें भारतीय रानी, बाल्टिक, स्लाविक, अर्मानी, अल्बानी और हिती ये वाले वर्ग आ जाते हैं, और जो शतम वर्ग है इसमें ग्रीक भाषा, कैल्टिक, जर्मनिक, इटालिक और तोखारी ये आ जाते हैं। केंटुम जिसमें लैटिन भाषा, केत में कैल्टिक, केंतो में इटालियन भाषा, हेंडर्ट जर्मनी भाषा, 100 जिसे 100 कह देते हैं आप अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी भाषा में है 100, हेक्टोन ग्रीक भाषा, कंद तोकारी भाषा, केंत फ्रेंच भाषा, और हुंड गाथिक भाषा। तो इस प्रकार से केंटुम वर्ग। और शतम वर्ग की अगर हम बात करें, जैसे आप संस्कृत में शतम लिखते हैं 100 होता है जिसका मतलब, तो संस्कृत में आप शतम लिखते हैं, फारसी भाषा में आप शत
या फिर सद कह देते हैं। और लुथियान भाषा में सिमतास कहा जाता है। और अवेस्ता भाषा में हतम कहा जाता है। और हिंदी में आप सो कह देते हैं जिसे। बाल्टिक भाषा में जिमतस कहा जाता है। इस प्रकार से ये भाषा परिवार है। उसके बाद भारोपीय भाषा का अस्ति कन्नड़, लैटिन, तमिल या तेलुगु। भारोपीय भाषा, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो लैटिन है। उसके बाद सात्विक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार कौन सा है, और इसमें जो आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो भारोपीय भाषा परिवार। भारतो यूरोपियन को मिलाकर बना था ये भारोपीय। इसके बाद है वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि सर्वप्रमुख भाषा परिवार, भारोपीय, अमेरिकी, द्राविड़ या ऑस्ट्रेलियाई परिवार। तो वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वप्रमुख भाषा परिवार कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये भारोपीय परिवार है। उसके बाद है केंटुम शतम वर्गीय विभक्त का भाषा परिवार है। केंटुम शतम वर्ग में सूडानी, सामी, भारोपीय या हाइपरबोरी परिवार। तो केंटुम शतम वर्ग में, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये भारोपीय परिवार है। उसके बाद है कस्य भाषा परिवार से सर्वाधिक प्रयोगता है संति, द्राविड़, अमेरिकी, भारोपीय या सामी परिवार। कस्य भाषा परिवार से सर्वाधिक प्रयोगता है संति, और जो ऑप्शन सी में है, तो ये भारोपीय परिवार है। वैदिकीय भाषा कस्य प्राचीनतम रूपम प्रस्तौति इति, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, आंग्ल भाषा। तो वैदिकीय भाषा कस्य प्राचीनतम रूपम प्रस्तौति इति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये संस्कृत की है। उसके बाद उदात आदि स्वर नाम प्रयोग उत्तर विधीयते। तो उदात आदि स्वरों का प्रयोग वैदिक, हिंदी, लौकिक या आंग्ल भाषा में, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, अर्थात लौकिक संस्कृत में। उसके बाद है लोके धातुभ्य अभिहित पूर्वम का प्रयुज्यते, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग या फिर लकार है, और इसमें जो आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये उपसर्ग है। इसके बाद है भाषा सूक्ष्म भावात्मक चास्ति किंतु किम स्थूला भौतिका चास्ति, वाक भाषा भौतिक या स्थूल है। तो भाषा सूक्ष्म है भावात्मक चास्ति किंतु किम स्थूल भौतिक चास्ति, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में है, तो ये वाक अर्थात वाणी है। भाषा तो स्थायी भौतिक किंतु अस्थायी अस्ति, विचार, वाक, भाषा या फिर स्थायी, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये वाक अर्थात वाणी है। उसके बाद है भाषा स्फोट तत्वम अस्ति तथा वाक न दत्तम अस्ति इति कस्य भिमतम अस्ति, भर्तृहरि, कालिदास, भाषा या मम्मट आचार्य है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो महर्षि भर्तृहरि है। इसके बाद आ जाता है भाषा साध्यम अस्ति किंतु वाक अस्ति, साधनम, साध्यम, सावधानम या असाध्यम। तो भाषा साध्यम अस्ति किंतु वाक, वाक जो है ये साधनम है। दीर्घ क्षेत्रेषु का रास्ते, भाषा, वाक, बोली या फिर विचार, और इसमें है ऑप्शन ए भाषा। उसके बाद है क्लिष्ट कृत्रिम रूपा च भवति, बोली, भाषा, वाक या साहित्य, और इसमें है ऑप्शन बी भाषा। नेक्स्ट है समासयुक्ता, कठिना, लालित्य, पुणा च एते कस्या विशेषण पदम, भाषा, बोली, संस्कृत या फिर वाक, और इसमें है ऑप्शन ए भाषा। नेक्स्ट है कस्या साहित्य अति अल्पः भवति, भाषा, बोली, कथा या कविताएं, और इसमें है ऑप्शन बी बोली। नेक्स्ट है कस्य संबंध ग्रामीण से जनपदेन सह वा भवति, बोली, वाक, भाषा या कवि। कस्य संबंध ग्रामीण से जनपदेन सह वा भवति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ये बोली है, गाँव जनपद में जो बोली जाती है। उसके बाद है कस्य संबंधेन राज्येन सह राष्ट्रेण वा भवति, राज्य या फिर राष्ट्र से है, भाषा, संस्कृत, बोली या फिर कथा का, और ये है भाषा, जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है, तो इस प्रकार से जो भाषाएं हैं। उसके बाद है भाषा विभाषाया रूपम अस्ति, लघुतरम, बृहत्तरम, विस्तृतम, संकीर्णम। तो भाषा विभाषा रूपम अस्ति, और जो ऑप्शन बी में है बृहत्तरम। उसके बाद बोली भाषाया रूपम अस्ति, बृहत्तर, लघु, संकीर्ण या विस्तृतम। बोली भाषा का कौन सा रूप है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो ये लघु रूप है, लघुतरम। उसके बाद एकस्यम भाषायां बहवयं भवितुं शक्नुवन्ति, बोली, भाषा, श्लोक या कथा, एकस्यम भाषायां बहवयं भवितुं शक्नुवन्ति, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये बोलियां है।
उसके बाद है अशिक्षिता किम स्वीकुर्वन्ति, बोली, वाक, भाषा या व्यवहार। और इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, ये बोली है। उसके बाद व्याकरण दृष्टि असाधु प्रयोगास्ति, वाक, भाषा, व्यवहार या फिर बोली। व्याकरण की दृष्टि से असाधु प्रयोग, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं तो ये बोली है। उसके बाद है बोले नाम जन्य भवती, भाषा, वाक, व्यवहार या फिर बोली। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो ये भाषा है। इसके बाद है विचार विनिमय पर्यंतम एवं प्रसक्ति, भाषा, बोली, वाक या फिर कथा। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये बोली है। इसके बाद है व्याकरण से प्रयोजनम नास्ति, रक्षा, उह, आगम या फिर संदेह है। तो कौन सा एक प्रयोजन नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है तो ये संदेह है। नेक्स्ट आ जाता है योगात्मक भाषा। अब जो यहाँ पर ये योगात्मक जो भाषा है ये कौन सी है, ये चीनी, तुर्की, सियामी या फिर सूडानी। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये जो तुर्की भाषा है ये आ जाती है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें है अयोगात्मक भाषा, तिब्बती, अवेस्ता, अरबी या फिर ग्रीक, अयोगात्मक भाषा में। और अयोगात्मक भाषा में इनमें कौन सी है, जो ये ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये जो तिब्बती जो है ये आ जाती है अयोगात्मक भाषा में, और ये चीनी भाषा जो हमने पहले पढ़ी थी। उसके बाद है आकृति मूलक वर्गीकरण में अश्लिष्ट योगात्मक भाषा, तेलुगु, बास्क, अवेस्ता या फिर अंग्रेजी। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा, और कौन सी है, जो ऑप्शन ए में है, तो ये तेलुगु जो है ये आ जाती है इसमें, तेलुगु है, तुर्की है, ये बीसी में है अश्लिष्ट योगात्मक में। इसके बाद है पाली भाषा संधि एवं नास्ति, तो पाली भाषा में एक संधि नहीं होती है, विसर्ग, व्यंजन, स्वर या अनुस्वार संधि। कौन सी वाली, जो ये ऑप्शन ए में है विसर्ग संधि। उसके बाद है वैदिक, संस्कृत, ईरानी भाषा थी, फारसी, पहलवी, अवेस्ता या फिर पश्तो। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये अवेस्ता है। उसके बाद है वैदिक संस्कृत एवं मिलती न अन्यत्र लकार है, तो केवल वेद में ही प्रयुक्त होता था, न कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता है। लोट, लेट, लुंग या लरी, तो कौन से होते हैं, 10 लकार होते हैं, तो इसमें जौन सा एक लकार का वैदिक में प्रयोग होता है वो बताना है अपने। और कौन से वाला है, जो ये लेट लकार है, लौकिक में इसका जो है प्रयोग नहीं होता, वेद में होता था पहले। उसके बाद है ग्रीम नियम के अनुसार भारतीय ग का रस्य परिवर्तन जर्मन रूपम अस्ति, ग्रीम नियम के अनुसार जो गा है इसका परिवर्तन जर्मनी में कौन सा होगा, तो किस में इसका परिवर्तन होगा, जो ऑप्शन ए में है, तो गा जो है गा का पहला वर्ण हो जाएगा का। उसके बाद है ग्रीम नियमानुसार मूल भारोपीय बक का रस्य परिवर्तन जर्मन रूपम, बा का परिवर्तन किस में होगा, जर्मन रूप में। और इसका जो परिवर्तन होगा जो ऑप्शन ए में है तो ये पा में हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अलप प्राण। अलप एक होता है अलप प्राण, एक होता है महाप्राण। अलप जिसको बोलने में आपको कम समय लगता है, और महाप्राण जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें फिर अलप प्राण कौन से वाले हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो आ जाता है तो ये है इसमें पता चला। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर महाप्राण, तो अलप प्राण में कम समय और महाप्राण में इससे दोगुना समय लगता है, दूसरा चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं फिर कौन सा वाला, ऑप्शन सी, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद है तालव्य वर्णास्थि, इचुअसनम तालु जो होता है इच वर्ग या वर्षा उनका होता है उच्चारण स्थान। अब इसमें देख सकते हैं कौन से वाला है या वर्षा, तो ये ऑप्शन ए वाला है। इसके लिए आपको जो उच्चारण स्थान याद होने चाहिए, और पहले भी जो हमारे द्वारा उच्चारण स्थान कराए गए थे, और आप जो पुराने वाली वीडियो में उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है भरसी इत्यस्य संस्कृत शब्दावेस्ता रूपम अस्ति, भरसी जो इसका संस्कृत शब्द जो है इसका अवेस्ता में रूप कौन से वाला बनेगा, और इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए में जो आया है तो भा जो है इसका बर ही हो जाएगा, बर ही।
इसके बाद है अहुर इत्यस्य अवस्था रूपस्य संस्कृत रूपमस्ति। अहुर इसका अवस्था रूप कौन सा वाला बनेगा, और इसका जो बनेगा ऑप्शन ए में जो आया है तो ये असुर होगा, इसका अहुर का असुर। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भकारस्य अवस्थायां किम भवति। भा का अवस्था में कौन सा रूप परिवर्तन होगा, का ब फ भा कौन सा वाला परिवर्तन होगा, और इसका जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो बा जो है इसमें परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है ग्रासमान मते बभार, इसका मूल रूप कौन सा है, मूल रूप कौन सा है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है तो ये बभार है, बभार। उसके बाद ग्रासमान मते ददामी, इसका मूल रूप कौन सा वाला बनेगा, ददामी का यहाँ पर ग्रासमान जो है इनका जो नियम है उसके अनुसार, और इनके अनुसार जो यहाँ पर बनेगा इसमें, और जो ये ऑप्शन ए में आया है तो दधामी जाय हो जाएगा, दोनों में धाव होगा एक ग्रासमान नियम के अनुसार। उसके बाद है ग्रिम नियम के अनुसार पूर्व जर्मनी ग का उच्च जर्मनी में रूप कौन से वाला बनेगा, तो इसमें कौन सा बनेगा, और इसमें जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए में जो आया है तो गा का क्या होगा, का में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वप्रथम भाषा परिवार है का, अमेरिकी द्रविड़ भरोपे या सामी परिवार। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वप्रथम भाषा परिवार कौन सा है, और जो ऑप्शन बी में है तो ये भारोपीय है, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना था ये भारोपीय परिवार। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये केंटू वर्ग में कौन से आते हैं। केंटू वर्ग में भारतीय रानी, बाल्टिक, स्लाविक, अरमानी, अल्बानी, हिती ये वाले आ जाते हैं, और सतम वर्ग में ग्रीक, कैल्टिक, जर्मनी, इटालिक, तोखारी ये वाले जो भाषा परिवार है ये आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार है, तो ये कौन से वाला है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये भारोपीय परिवार है। इसके बाद है एक अक्षरी भाषा, संस्कृत, मिश्री, चीनी या बांटू एक अक्षरी भाषा है इनमें, और जो ये ऑप्शन सी में है अर्थात चीनी भाषा, तो ये एक अक्षरी भाषा है। उसके बाद है भारोपीय भाषा नास्ती, कौन से वाली, मलयालम, अवेस्ता, अंग्रेजी या संस्कृतम भारोपीय भाषा, और जो ऑप्शन ए में है तो ये मलयालम है। उसके बाद है मानस्वर चतुर्भुज से कल्पना केन कृता, मानस्वर चतुर्भुज की कल्पना, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो प्रोफेसर डेनियल जोन्स महोदय के द्वारा। इसके बाद है कस्य कारणस्य प्रभावद स्कूल इत्यस्य स्कूल इति उच्चारणं भवति। तो स्कूल को कुछ जो है यहाँ पर स्कूल बोलते हैं, तो आगम समीकरण स्वर या विस्मीकरण किसके कारण से बोलते हैं स्कूल को, स्कूल ये लगा देते हैं कहीं, तो ये किसके कारण से होता है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो जो आगम है इसके कारण होता है, जैसे इधर यूपी वगैरह में जो बोलते हैं। इसके बाद अकस्मात कारण स्थल इति शब्द से थल इति उच्चारण क्रियते, स्थल का थल किस में उच्चारण होगा, आगम, लोभ, स्वर, भक्ति या भक्ति रे किसके कारण होता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये लोभ के कारण है, सा को लोभ कर दिया, थल बोल दिया गया यहाँ पर। इसके बाद है धर्म इति उच्चारण किम कारणम, धर्म को जो हम धर्म कहते हैं, वैसे तो ऊपर होना चाहिए था धर्म, लेकिन धर्म ऐसे ये उच्चारण स्वर भक्ति समीकरण आगम या विस्मीकरण किसके कारण हुआ है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा यहाँ पर स्वर भक्ति के कारण। उसके बाद है भाषिक ध्वनि नाम वर्गीकरण मुख्यतः कति आधारा स्वीक्रियन्ते, 1, 2, 3 या फिर 4, और इसमें है ऑप्शन सी, तो ये 3 है। नेक्स्ट है भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारा समिति, कंठ, तालु, मूर्धा, सम, विषम, आगम, स्थान, परिवर्तन, कारण, उदात्त, अनुदात्त, सवरित कौन सा है, भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधारा समिति, और जो ऑप्शन सी में है तो स्थान, परिवर्तन और कारण है। इसके बाद है यमगणनम, इनका उच्चारण स्थान कंठ, मूर्धा, नासिका या फिर ओष्ठ, तो कौन सा है यहाँ पर, और यमगणनम नासिका, तो ऑप्शन है बी वाला।
नेक्स्ट है तुवर्ग लकारियो उच्चारण स्थानम। तवर्ग और लकार इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, और जो ऑप्शन ए में है तो ये दंत है, लीलतुलसानम दंता। उसके बाद है स्पर्श सपृष्ठम प्रयत्नम, स्पर्शनाम अंत स्वर या उष्मनाम, और जो ऑप्शन ए में है तो ये स्पर्शनाम है, स्पर्शवान सपृष्ठवान कह देते हैं इनको। इसके बाद है हर्स्व से अवर्णस्य प्रयोग है, विपरीत ईषद विपरीत समृत या फिर सपृष्ठम। तो हर्षव अवर्ण, ये जो हर्षव अ जो है ऐसा आकार का, और इसका जो इनमें संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये समृत है। नेक्स्ट आ जाता है खर वर्ण भवंती, संवारनाद श्वासघोष संवारघोष अलप महाप्राण, तो कौन से होते हैं खर वर्ण। और खर वर्ण जो है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो जिसमें श्वास और अघोष ये वाले आ जाते हैं, श्वास और अघोष। खर कैसे बनते हैं ये आपको प्रत्यय आने चाहिए, तब आप इनको बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, हमारे द्वारा पहले जो प्रत्यार कराए गए थे तो उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद है अधोलिखित घोष वर्ण का। अब यहाँ पर घोष वर्ण है ख त छ या च, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है तो ये झ है। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत भाषा में सकारस्य ध्वनि संवर्ग अस्ति, उसमें है नासिका स्पर्श या फिर अंतस्थ है। तो संस्कृत भाषा में सकार का ध्वनि संवर्ग है, ये सा किस में आता है, और किस में आएगा ये, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है उस वर्ण जो है स उसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है अर्धस्वर होते हैं, स्पर्श विवृत अंतस्थ या अच, कौन से वाले, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है जो अंतस्थ जो वर्ण है या अलावा में वाले। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका मिलान करना है सूची 1 का 2 के साथ। मिलान करने में देखें तो ऑप्शन ए वाला बन जाएगा इसका, जैसे व्याकरण है इसके प्रथम प्रवक्ता कौन है, तो ये ब्रह्मा है, और महाभाष्य किनका है तो ये पतंजलि मुनि का है। अष्टाध्यायी किनकी है, महर्षि पाणिनि की है, और वार्तिकार महर्षि कात्यायन। तो जो भी पहले आपको आता हो उसको आप मिलान करके देख लें, जिससे सही जो आपके आंसर हो जाए, और जल्दी से आपका जो क्वेश्चन है वो भी निकल जाए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा वाला इसका बनेगा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो सूची 1 को 2 के साथ मिलान करें तो व्याकरण अध्ययन से मुख्य प्रयोजन क्या है, तो ये ऊह है। व्याकरण अध्ययन से अनुषांगिक प्रयोजन, तो मुख्य प्रयोजन ऊह है, अनुषांगिक कौन सा है, तो ये उत और तो है। ऋक् तंत्र अनुसार व्याकरण से आचार्य है, तो भारद्वाज है, और व्याकरण नाम मते शब्द है, तो जो ऑप्शन 1 में है ये द्विविध है, अर्थात 2 है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट, और इसमें भी आपने क्या उच्चारण स्थान जो बताने हैं, तो क्रम पूर्वक बताने हैं इसमें, और ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कंठ तालु मुर्दा दंत और ओष्ठ। उसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न क्रम, अभ्यंतर प्रयत्न या ये बताने हैं जैसे कि हमने 5 पढ़े थे, तो कौन से है इसमें, ऑप्शन बी वाला सपृष्ठ ईषद सपृष्ठ ईषद विवृत विवृत और समृत। तो इस प्रकार से है 5 होते हैं ये। इसके बाद है बाह्य प्रयत्न बताना है आपने, जो हमने पढ़े थे इसमें 11, तो कौन सा क्रम है इनका हो जाएगा ये ऑप्शन बी वाला, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण, ये वाला अलप्राण महाप्राण। इस प्रकार से विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात उन्नाद सभी। इसके बाद है अभ्यंतर प्रयत्न, इनका क्रम बताना है। अभ्यंतर प्रयत्न का क्रम कौन से वाला है, इनका रहेगा ऑप्शन ए वाला, रक्षा उह आगम लघु और असंदेह है, तो ये वाला है 3 और 2 5। उसके बाद है यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न, इनका भी आपने क्रम ही बताना है, इनका कौन सा क्रम है, इनका है ऑप्शन सी वाला, ते असुरहा अविद्वांस है, यह तो प्रयुक्त है, यह दधितम दुष्ट है और शब्द है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।